मैं दावा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा वो परीक्षा में पछताएगा नहीं, वो काफ़ी अच्छा स्कोर करके आएगा। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का उत्तर सहित आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और हर बार क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उससे ही प्रश्नों को पूछा जाता है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए ही कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी मेरा मेहनत सफल हो पाएगा और आप लोग के लिए अच्छा स्कोर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल यानी एग्री मस्ती पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो आपको यूनिवर्सिटी के हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ आपको बीएससी एग्रीकल्चर के हर सेमेस्टर के सिलेबस वाले पीडीएफ मिलते रहेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आप मेरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा करके आप सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों देर किए बिना चलते हैं, प्रश्नों की सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं। चूँकि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने 60 प्रश्नों को शामिल किया है, ठीक है, और इस वीडियो में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, जिप्सम की मांग को खाली स्थान द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विनिमयशील सोडियम प्रतिशत प्रारंभिक माइनस विनिमयशील सोडियम प्रतिशत अंतिम बटे धनायन विनिमय क्षमता गुने 100, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर से प्रश्न को सुनिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम की मांग को खाली स्थान द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो जिप्सम की मांग को ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों अगला देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है, CSSRI स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये जो है 1969 में स्थापित किया गया, ठीक है। और दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये जो है ये नागपुर में है, ठीक है। और दोस्तों अगला चौथा प्रश्न देखते हैं, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 7। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? न्यूट्रल होता है, 7 होता है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, शुद्ध पानी का रंग होता है। तो दोस्तों जो शुद्ध पानी का रंग होता है वो कलरलेस यानी रंगहीन होता है, यानी जिसमें कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे श्वेत होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पानी का कोई रंग ही नहीं होता है। और छठा प्रश्न है, सिंचाई जल की विद्युत चालकता होती है। तो दोस्तों सिंचाई जल की विद्युत चालकता क्या होती है? तो आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 1 DSM-1 से कम, ठीक है। और दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट का विषैलापन के कारण होता है, ठीक है। और अगला है, जलमग्नता का प्रभाव है। तो दोस्तों जलमग्नता का प्रभाव जो है वो उपयुक्त सभी है, लाइक वायु संचार का खराब होना, मृदा ताप का गिरना और पोषक तत्वों का निछालन, ठीक है। और 9वां प्रश्न है, लवणों की सफ़ेद परतें मुख्यतः किस मिट्टी में पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो होता है ये लवणीय मृदा में पाई जाती है, ठीक है, यानी सैलान सोयल में पाई जाती है, जो लवण की सफ़ेद परतें होती है वो। और अगला है, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो है आपका मृदा क्षरण कहलाता है, यानी सोयल इरोजन कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, H+ सांद्रण में व्युत्क्रम लघुगणक को जाना जाता है। तो दोस्तों इसे pH के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको हर छोटी बड़ी यूनिवर्सिटी के अपडेट के सहित आपको बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस वाला पीडीएफ लगातार मिलता रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका कोई भी सवाल हो तो बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। और साथ ही साथ आप मेरे से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आप परीक्षा देने जाओगे, इस वीडियो को देखने के बाद तब। सो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़कर जाइएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SAR किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों SAR किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो SAR = Na + Ca++
उसके बाद फिर से प्लस mg++/2√100, ठीक है। यानी इसका SAR का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे है, ठीक है। और दोस्तों अगला देखते हैं, विद्युत चालकता को मापने की इकाई है। तो दोस्तों विद्युत चालकता को मापने की इकाई है मिलीम्होज प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला है, pH ज्ञात करने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों जो pH ज्ञात करने की वो विधि है वो उपयुक्त सभी हैं, जैसे रंगमापी विधि, ग्लास इलेक्ट्रोड विधि, प्रमाणित प्रतिरोध विलयन विधि, ये सभी के सभी क्या है, इससे pH का माप किया जाता है, ठीक है। pH ज्ञात किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लाल मृदाएँ पाई जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो इसमें उपयुक्त सभी ज़िला है, जैसे मिर्ज़ापुर, झांसी, हमीरपुर में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे लाल मिट्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, उधर बहुत सारा पहाड़ है और उधर क्या होता है वो बुंदेलखंड वाले इलाके में आपको विशेषकर देखने को मिलेगा। और अगला है, अम्लीय मृदाओं का pH होता है। तो दोस्तों अम्लीय मृदाओं का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से जिस मिट्टी का pH कम होता है वो अम्लीय कहलाता है। और अगला देखते हैं, अम्लीय मृदा में निम्नलिखित आयनों में से किसकी अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, अम्लीय मृदाओं में निम्नलिखित आयनों में से किसकी अधिक मात्रा नहीं पाई जाती। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा Mg++, ठीक है। Mg के पावर 2 बार प्लस लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा जिप्सम, पायराइट और चूना, ये तीनों होगा, ठीक है। तीनों का उपयोग किस लिए करते हैं, भूमि सुधारक के रूप में करते हैं। और अगला है, नेक्स्ट, चूना को किस मृदा के भूमि सुधार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चूना जो होता है उसको अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इससे पहला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड था, क्योंकि चूना एक भूमि सुधारक के रूप में काम करता है। और अम्लीय मृदा में अगर चूना को डाला जाए तो जो मृदा जो होता है वो सुधर जाता है, जिसमें फसल अच्छी उगती है पहले की अपेक्षा। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित उर्वरकों में से कौन सा मृदा में अम्लीयता उत्पन्न करता है। तो दोस्तों कौन सा उर्वरक जो है मृदा में अम्लीयता उत्पन्न करता है। तो यूरिया जो होता है वो मृदा में अम्लीयता उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम यूरिया को बनाया गया था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको 100% गारंटी के साथ ये पूछा जाता है हर बार और पूछा जाएगा। सो इसको याद कर लीजिएगा और पॉसिबल हो तो पेन लेकर के पेपर पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगला है, रॉक फास्फेट में फास्फोरस पाई जाती है। तो दोस्तों रॉक फास्फेट में फास्फोरस कितनी पाई जाती है। तो 20 से 40% पाई जाती है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विनाइट्रीकरण प्रक्रिया है। तो विनाइट्रीकरण प्रक्रिया जो है वो आपका अवकरण की है, ठीक है। यानी विनाइट्रीकरण प्रक्रिया क्या है और अवकरण की प्रक्रिया है। डिनाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और नेक्स्ट है, नाइट्रीकरण प्रक्रिया किस मौसम में तीव्र होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बिकम रैपिड इन विच सीजन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी के दिन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन का जो प्रक्रिया होता है वो तेज होता है। और नेक्स्ट है, कार्बनिक पदार्थ किससे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो ऑप्शन ए जो यहाँ पे है इससे ज्ञात किया जाता है, जैसे वो C.1.724, ठीक है। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, लवणीय मृदा को जाना जाता है। तो दोस्तों लवणीय मृदा को हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो लवणीय मृदा को हम लोग सोलन चौक के रूप में जानते हैं, ठीक है। और अगला है, मृदा का काला रंग किस कारण से होता है। तो दोस्तों मृदा का काला रंग जो होता है वो टेटिनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। दोस्तों आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट कि वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखकर पेपर देने जाओगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी जो पेपर्स हैं उसका सिलेबस वाला PDF और वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे।
और दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग, चूने की मांग शब्द को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों चूने की मांग शब्द को प्रतिपादित किसने किया, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये शूमेकर व अन्य ने, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्षारीय मृदा का पीएच क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्षारीय मृदा का पीएच क्या, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ एल्कलाइन सोयल। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 8.5 यानी 8.5 से अधिक होता है। क्षारीय मृदाओं का पीएच कितना होता है, तो 8.5 से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, यानी इस वीडियो सीरीज का आधा प्रश्नों का यहाँ पे सिलसिला ख़त्म होता है। इसके आगे आपको आधा देखने को मिलेगा। और किस प्रकार की मृदा अम्लता को मृदा पीएच में मापा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका चल अम्लता, ठीक है। यानी किस प्रकार की अम्लता को मृदा पीएच में मापा जाता है, तो चल अम्लता को मृदा पीएच में मापा जाता है। और नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, मृदा क्षरण खाली स्थान के कारण होता है। तो दोस्तों मृदा क्षरण जो होता है वो तीव्र शहरीकरण, अधिक चराई और पौधों को काटने, इन तीनों कारणों के चलते क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है। और नेक्स्ट देखते हैं अवनालिका क्षरण वृहद रूप है। तो दोस्तों अवनालिका क्षरण वृहद रूप है, तो ये जो है ऑप्शन बी, यानी वर्षा बूंद के क्षरण का, ठीक है। वर्षा बूंद क्षरण का एक वृहद रूप है। और नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कारकों में से कौन मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों निम्नलिखित कारकों में से जो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं, जैसे जल, वायु और ग्लेशियर, ये सभी के सभी मृदा क्षरण को बढ़ावा देते हैं। और अगला है निम्नलिखित फसलों में कौन मृदा क्षरण को रोकने में सबसे अधिक प्रभावकारी है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी जो अरहर है मृदा क्षरण को काफ़ी ज़्यादा हद तक रोकता है, ठीक है, और मृदा को कटाव होने से बचाता है। और नेक्स्ट है परत क्षरण खाली स्थान के कारण होता है। तो दोस्तों परत क्षरण जो होता है वो अधिक वर्षा के कारण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, तो 5 जून को होता है। और नेक्स्ट देखते हैं अवनालिका को किसके द्वारा हटाया जाता है। तो दोस्तों अवनालिका को समतलीकरण के द्वारा हटाया जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसी प्रश्न को और इसी वीडियो का सीरीज से आपके आने वाले पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट है आज का प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, यानी समस्याग्रस्त भूमि एवं उनका प्रबंधन। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है 38 नंबर में जल क्षरण का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों जल क्षरण का जो सही क्रम है वो ऑप्शन सी वाला है, जैसे वर्षा बूंद, परत, नालिका और नालिका क्षरण, ठीक है। इस क्रम को याद कर लीजिएगा, इस क्रम को पूछा जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे है वायु क्षरण अधिक होता है। तो दोस्तों वायु क्षरण कहाँ अधिक होता है, तो खाली बलुई मृदा में वायु क्षरण ज़्यादा होता है। जहाँ पे बलुई मिट्टी हो और वहाँ पे परती हो, खाली हो, वहाँ पे कुछ फसल ना लगा हो, तो वहाँ का जो वायु के द्वारा कटाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप लोग बढ़िया से याद करिएगा ताकि पेपर में स्कोर आपका बढ़िया हो। और मैं बहुत मेहनत करके इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए ये काफ़ी मददगार हो। सो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का लेक्चर आपको आसानी से उपलब्ध होती रहे। और देखते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक समस्याग्रस्त मृदाएँ पाई जाती है। तो दोस्तों जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सोयल हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला है जलमग्नता खाली स्थान के कारण होता है। तो दोस्तों जलमग्नता जो है वो किसके कारण होता है, तो उपयुक्त सभी, जैसे अधिक वर्षा, खराब जल निकास और उच्च जल स्तर के कारण क्या होता है, जलमग्नता होता है, यानी जल भराव हो जाता है। और नेक्स्ट है शुष्क मृदाएँ पाई जाती है। तो दोस्तों शुष्क मृदाएँ शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। और दोस्तों अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु क्षरण का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ये जो 43 नंबर वाला ऑप्शन है इसका प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी बहिर्वेधन जो है, यानी बहिर्वेधन एक ऐसा क्षरण है जो कि वायु क्षरण का प्रकार नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए कौन सा वर्ग
अनुपयोगी है, यहाँ पे अनुपयोगी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये 44 नंबर प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 5 से 8 जो मृदा वर्ग है, मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए ये जो 5 से 8 वाले वर्ग हैं ये अनुपयोगी हैं। ठीक है, इसका कृषि में कोई महत्व योगदान नहीं है, इस पर ये कृषि योग्य नहीं है। और नेक्स्ट है लवण प्रतिरोधी फसल है। तो दोस्तों लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? तो ये जो जौ यानी बार्ली है ये क्या होता है? साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होता है, यानी लवण प्रतिरोधी फसल होता है। और नेक्स्ट है पीएच शब्द को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों पीएच शब्द को किसने प्रतिपादित किया? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। और नेक्स्ट है जब पीओएच का साधारण 1×10⁻⁵ है तो पीएच मान होगा। तो दोस्तों पीएच मान कितना होगा आप कैलकुलेट करते रहिएगा सूत्र पे, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 9 होगा। ठीक है, 9 होगा इसका। और नेक्स्ट देखते हैं सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे है विनिमयशील सोडियम बटा धनायन विनिमय क्षमता गुणे 100 सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों? तो इससे ESP ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये जो सूत्र है, फॉर्मूला है, ये किसका सूत्र है? ESP का सूत्र है। ठीक है, इससे दो प्रश्न बनाया जा सकता है इसको पलट करके। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये 49 नंबर में जो प्रश्न है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ऑप्शन डी में क्या है मैं आपको दिखा दूँ। ऑप्शन डी में है आपका गेहूं। ठीक है, और अनुकूलतम पीएच दूरी 4 से 5, यानी ये जो यहाँ पे दिया गया है कि गेहूं के लिए पीएच जो होना चाहिए 4 से 5 होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है ऊपर वाला, और यही एक जो है ये गेहूं वाला गलत है। और नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे अधिक लवण प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल है। तो दोस्तों सबसे अधिक लवण प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल कौन सी है? तो ये जो कपास है, कॉटन है, ये काफ़ी हद तक जो लवणीय मृदा होता है उसमें ये उगाया जा सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं अम्ल वर्षा का कारण है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो कारण यहाँ पे है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और सल्फर ऑक्साइड गैस, यानी ये तीनों के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। और दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाले हर पेपर का वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जितने संभव हो पाता है मैं कराता हूं टेलीग्राम पर। सो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और नेक्स्ट देखते हैं उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सिंचाई की सही विधि है। तो दोस्तों ये जो 52 नंबर प्रश्न है, ज़रा सोच करके देखिए, अगर जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है, उसमें कौन सी सिंचाई की विधि सही होगा? आपके सामने ऑप्शन रहेगा कुंड सिंचाई, बौछारी सिंचाई, टपक सिंचाई और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुंड सिंचाई तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि भूमि उबड़ खाबड़ है, और टपक सिंचाई भी नहीं चलेगा क्योंकि पानी टपकेगा जड़ के पास टपक जाएगा, लेकिन वो फिर जिधर नीच होगा, भूमि का ज़्यादा गहराई होगा उधर चला जाएगा। लेकिन ये जो बौछारी सिंचाई है यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये जो होता है उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि जो पानी होता है वर्षा के रूप में ऊपर से नीचे गिरता है, जिससे फसल का सिंचाई जो होता है वो बढ़िया से हो जाता है उबड़ खाबड़ भूमि में भी। और नेक्स्ट देखते हैं मृदा कणों में विकर्णी पिंडन के लिए आवश्यक तत्व। तो दोस्तों 53 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मृदा कणों के लिए विकर्णी पिंडन के लिए आवश्यक तत्व सोडियम होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सोडियम, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट देखते हैं जलमग्नता को कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों जलमग्नता को उपयुक्त सभी माध्यम से, जैसे मृदा संरचना को सुधार करके, मेढ़ों पर पौधों को लगा करके और चारों तरफ बड़े वृक्षों को लगा करके जलमग्नता को रोका जा सकता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हालांकि ये 58 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे 54 से एक बार अचानक 58 चला आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 54 के बाद आपको 58वां प्रश्न बता दें, तो आप 58 है या 54 है उससे मतलब नहीं रखना है प्रश्न। देखिए यहाँ पे कहा कि आप पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो इसका ऑप्शन डी है, यानी बूझा हुआ चूना, और इसका जो सूत्र है CaOH CO3 × 2, ये जो है ये गलत है। ठीक है,
और बाकी के जो ऊपर में आपको सूत्र है वो सही है, और ठीक है, और ये वाला जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है एसिड सल्फेट मृदा को इस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों एसिड सल्फेट मृदा को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे कैट क्ले के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न, लवणीय मृदा में पाया जाता है। तो लवणीय मृदा में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो लवणीय मृदा में ऑप्शन ई यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एवं सल्फेट पाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो में प्रश्नों का सिलसिला जो चल रहा था यहीं पे समाप्त हो गया, और ये जो आपका सब्जेक्ट था प्रॉब्लमेटिक सोयल एंड एयर मैनेजमेंट, इसका एक सीरीज़ यहीं ख़त्म होता है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और छोटी बड़ी खबर के साथ साथ सिलेबस वाला PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ही ज्वाइन करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।